चलिए बोर्ड पर देखिए, कल के क्लास में कुछ बातें हम समझे हुए थे, जो क्लास आप कल अटेंड किए होंगे। उसमें 2-3 बातें अभी इस पर थोड़ा सा पहुँचते हैं। 2-3 बातें डिस्कस हुआ था कि एक फ्लो चार्ट हम आपको बनाए थे और उस फ्लो चार्ट में हम दिखाए थे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो सबसे पहले विधायिका की बात हुई कि संविधान या सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, जिसमें है विधायिका। विधायिका बोले तो जो कानून का निर्माण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। विधायिका के अंतर्गत अगर सेंट्रल में बात करें तो होती है कौन? पार्लियामेंट या संसद, और स्टेट में बात करें तो होता है विधानमंडल। तो विधायिका कानून बनाती है। विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो कार्यपालिका के द्वारा क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। फिर देखे थे कि इस कार्यपालिका के 2 पार्ट हैं, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका और एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। जो भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए पॉलिटिकल लीडरशिप जो जिस कार्यपालिका को हेड करती है उसी को हम अस्थायी कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका बोल देते हैं। और जो प्रशासनिक जितने सारे प्रशासनिक लोग हैं उनको फिर हम स्थायी कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब सरकार कोई भी चेंज हो उनके कार्यशैली पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद से देखे थे तीसरा न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका इन द सेंस बात करें तो न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के अंतर्गत आपको देखे थे कि न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना या जो कानून बना है उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करते हैं, न्यायपालिका ये जज करते हैं कि जो कानून बना है वो ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पॉलिटी के लेक्चर के अंतर्गत भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 के अंतर्गत सिटीजनशिप नागरिकता, भाग 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार, भाग 4 के अंतर्गत DPSP या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4A के अंतर्गत हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 4A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मूल कर्तव्य को हमने कर लिया था। अब यहाँ से आपके संविधान के टॉपिक का एक बड़ा पार्ट शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं संघ या केंद्र की सरकार। ये आपके संविधान का 4A खत्म हुआ तो अगला भाग क्या आएगा? भाग 5, और अगला भाग क्या आएगा? भाग 6। तो इस संविधान के भाग 5 और भाग 6 के बारे में अब स्पेशली कंपैरिजन करना है यहाँ पे कि कैसे कैसे चीज़ें हैं। भाग 5 के अंतर्गत टोटल आर्टिकल बात करें तो 52 से लेकर कहाँ तक है? 151 तक। और राज्य सरकार यानी भाग 6 में बात करें तो 152 से लेकर 237 तक। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ खत्म हुआ 51A पे, तो अगला आर्टिकल कौन आएगा? 52। अब ये खत्म होगा 151 पे, तो अगला आर्टिकल कौन आएगा? 152। बात समझ रहे ना? तो इस तरह से अलग अलग भाग में है। अब इस तरह से इसको डिफाइन किया गया, मतलब संघ के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका। वैसे ही राज्य के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। बात समझ में आ रहा है? अब संघ की कार्यपालिका की अगर बात करें, ये संघ की कार्यपालिका जो आपको दिख रही है, अब ये संघ की कार्यपालिका, ये बात करें संघ की कार्यपालिका तो अनुच्छेद 52 से ये शुरू होगा कहाँ तक? 78 तक। यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आपको संघ की कार्यपालिका के बारे में जानना है। अब इस संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि ये देश का शासन का सर्वोच्च व्यक्ति या देश का प्रथम नागरिक कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो राष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद से हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद है, स्पेशली ये राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के बारे में, कैसे सब चुनाव होता है, कैसे प्राइम मिनिस्टर को बहुमत दल का नेता चुना जाता है और ये तमाम प्रक्रिया कैसे फाइनल होती है, ये सब समझेंगे। उसके बाद से हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में। राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है तो प्रधानमंत्री अपने सारे कार्यों को निर्वहन करने के लिए कुछ मंत्रियों का एक समूह नियुक्त करवाता है राष्ट्रपति से, जिसको सामान्यतः मंत्री परिषद कहते हैं। तो मंत्रियों के समूह को ही मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्री परिषद में मंत्री कौन कौन बन सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, वो सारा डिस्कस होगा। फिर इसी में हम समझेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है, दोनों में क्या फ़र्क है, अलग अलग मंत्रियों के प्रकार कौन सा है, राज्य मंत्री किसको बोला जाता है, केंद्रीय मंत्री या सेंट्रल मतलब कैबिनेट मंत्री किसको बोला जाता है, या फिर राज्य मंत्री किसको बोला जाता है, उप मंत्री किसको बोला जाता है। राज्य मंत्री के भी 2 अलग अलग कैटेगरी हैं। एक राज्य मंत्री होता है स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री होता है किसी मंत्रालय के अधीन। इन दोनों में क्या अंतर है, ये पूरे लोग कैसे मिलजुल कर काम करते हैं, ये सारा चीज़ ये मंत्री परिषद वाला टॉपिक में होगा। डेली बेसिस पे मंत्री परिषद की मीटिंग नहीं होती है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो उसको बारे में समझेंगे कि क्या क्या बातें हैं। उसके बाद से एक नया कार्यपालिका का ही भाग है महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी भी सेंट्रल कार्यपालिका का ही हिस्सा माना जाता है। महान्यायवादी जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत सरकार के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगते हैं या भारत सरकार के ऊपर जो भी केस लगता है, तो भारत सरकार का जो वकील कोर्ट में पेश होता है उस व्यक्ति का नाम होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भारत सरकार के सभी केस को कोर्ट में क्या करता है, हैंडल करता है, या सरकार की तरफ से वकील के रूप में क्या होता है, पेश होता है।
उसके बाद से बात करें कि तो सेंट्रल की क्या आ जाएगी, विधायिका। अब सेंट्रल की विधायिका के अंतर्गत कल भी बात किए थे कि क्या होता है भाई, संसद। तो ये संसद के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 85 के तहत ये संसद कितने लोगों से मिलकर बना हुआ है, हाँ, संसद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कैसे ये मिलकर बना हुआ है। फिर ये संसद का लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा होता क्या होता है, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, दोनों में क्या अंतर है, किसको स्थायी सदन बोला जाता है, किसको अस्थायी सदन बोला जाता है, किसको जनता का सदन बोला जाता है, किसको राज्य का सदन। तो ये सारी चीज़ आएगी आपको लोकसभा और राज्यसभा में। इसी के तहत हम पूरी समझ लेंगे कि पूरा पार्लियामेंट की मीटिंग पूरा पार्लियामेंट का मीटिंग किस प्रकार से चलती है। फैन ऑन ऑफ करो। पूरा पार्लियामेंट की मीटिंग किस प्रकार से चलती है, सारा कुछ इसी में आ जाएगा। मतलब संसद की कार्रवाई वगैरह, कैसे प्रश्नकाल होता है, फिर प्रश्नकाल के बाद से फिर 0 आवर होता है, शून्यकाल, फिर लंच होता है, फिर उसके बाद से पार्लियामेंट काम करती है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूरा कार्यशैली इसमें डिस्कस होगा आपको। संसद काफ़ी अच्छा खासा टॉपिक है ये पार्लियामेंट के बारे में। उसके बाद से हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में, जिसको स्पेशली सेंट्रल के अंतर्गत यानी भाग 5 के अंतर्गत कौन आता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय इसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। इसी में आगे आएगा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आपको कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको सामान्यतः कैग के नाम से जाना जाता है, उसकी भी प्रावधान भाग 5 के अंतर्गत ही किया गया है। कोई दिक्कत। अब इसका जितना बेहतरीन तरीके से ये समझ में आएगा, उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये वाला समझ में आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको डिस्कस किया जाएगा। और ये सब उसका मतलब रिपीट टेलीकास्ट होगा। राष्ट्रपति जैसे सेंट्रल के लिए राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य के लिए कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, गवर्नर या राज्यपाल होता है। जैसे वहाँ पे अच्छा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद है, तो राज्य में एज सच कोई उपराष्ट्रपति का पद नहीं होता, सॉरी उपराज्यपाल का पद नहीं होता है। यूटीज में उपराज्यपाल कहीं कहीं आप सुनते होंगे, जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल है, तो उसके लिए दूसरा मेथड है, वो सब संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के एक अलग से टॉपिक आएगा। वहाँ पे हम समझेंगे कि किसी यूटीज के अंतर्गत उपराज्यपाल कहा जाता है, कहीं पे प्रशासक कहा जाता है, कहीं पे हाई कमिश्नर कहा जाता है, तो अलग अलग नाम है तो उसका। लेकिन एज सच राज्य के अंतर्गत कोई उपराज्यपाल का कोई पद नहीं होता है, जैसे सेंट्रल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद है। यहाँ पे कोई दिक्कत। जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, सेंट्रल कार्यपालिका का हेड मतलब वो सेंट्रल कार्यपालिका को देखता है, वैसे यहाँ पे कौन होता है, मुख्यमंत्री। यानी केंद्र सरकार पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के हाथ में, तो राज्य सरकार मुख्यमंत्री और वहाँ के मंत्रिपरिषद के हाथ में। वहाँ पे भी मंत्रिपरिषद, तो यहाँ पे भी राज्य के कार्यों को निर्वहन करने के लिए राज्य का मंत्रिपरिषद, बिहार का अपना मंत्रिपरिषद होगा, नीतीश कुमार का अलग होगा, योगी आदित्यनाथ का अलग होगा, ममता बनर्जी का अलग होगा, सबका अपना अपना मंत्रिपरिषद। वहाँ पे है महान्यायवादी, तो बिहार सरकार के ऊपर कोई एलिगेशन या कोई केस बनता है तो इसको कोर्ट में उपस्थित होकर डील करता है महाधिवक्ता। ठीक है, तो यहाँ पे है महान्यायवादी और यहाँ पे है महाधिवक्ता। एक पद जो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का है, तो यहाँ पे आपको उपराज्यपाल का कोई पद नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, एक समान है, कोई दिक्कत। यहाँ पे विधायिका है संसद, तो अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक में यहाँ की विधायिका है क्या, विधानमंडल। कहीं कहीं पे सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा। भारत के 6 स्टेट में 2 सदन है जहाँ पे विधान परिषद भी है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है। बाकी सभी राज्यों में सिर्फ क्या है, विधानसभा है। ये जब टॉपिक पे पहुँचेंगे तो बाकी जगहों पर क्यों है और बाकी जगहों पे क्यों नहीं है, इसके बारे में वहाँ पे डिस्कस होगा। तो ये आपकी राज्य की क्या हो गई, विधायिका। अब राज्य की न्यायपालिका के अंतर्गत एक तो आपको आ जाएगा हाई कोर्ट, अनुच्छेद 214 से लेकर 232, और इसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका जिला न्यायालय। 32 खत्म हुआ तो 33 आएगा, 33 से लेकर 37, पूरा आर्टिकल आपका खत्म हो जाएगा भाग 237 पे। 1 2 3 आर्टिकल इसमें मिसिंग है। ठीक है, पहला एक आर्टिकल मिसिंग है, यहाँ पे देखो 52 से 78, 79 से 122, फिर 124 शुरू हो गया है, तो 123 मिसिंग है। तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आगे इसको समझेंगे, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिया गया है कि तुरंत किसी कानून की आवश्यकता पड़े तो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून राष्ट्रपति क्या कर सकता है, बना सकता है। जैसे कोविड के समय पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, पार्लियामेंट काम नहीं कर रही थी, तो सरकार ने 3 कृषि के ऊपर 3 अध्यादेश बिल ला दिया था, और कृषि बिल तीनों जो आया था वो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में ही आया हुआ था। तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो अलग से देखेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत। यहाँ पे 2 आर्टिकल मिसिंग है, स्टार्ट किए हैं 152 पे, लिखे हैं 153। तो 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य की परिभाषा दी गई है और इनके लिए क्या कंडीशन हो सकता है वो सबके बारे में बताया गया है। फिर 167 से 212, 214 स्टार्ट हो गया, 213 नहीं है। तो जैसे 123 में
मतलब 1 to 3 में जैसे दिया हुआ है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वैसे 213 में दिया हुआ है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्य के विधानमंडल या राज्य की विधायिका भी सीटिंग में नहीं है, तो राज्यपाल क्या करता है, कार्यपालिका के सपोर्ट से एक कानून बना देता है जिसको अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये अनुच्छेद कितना 213 में, तो राज्य वाला है 213 में और सेंट्रल वाला है 123 में। और एक आर्टिकल जो ये अनुच्छेद 152 मिसिंग है, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। तो ये 3 आर्टिकल पूरे इसमें मिसिंग है, बाकी सभी आर्टिकल के बारे में एक लंबा खासा सारा डिस्कशन यहाँ पे कर दिया गया। अब इसको मोटा मोटा तौर पे दिमाग में रखना है कि कार्यपालिका, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन केंद्रीय कार्यपालिका के भाग है, इसी में से 3 ऑप्शन दे देगा, उधर से वो कोई ऑप्शन दे देगा, या राज्य की कार्यपालिका के कौन कौन भाग है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, कोई दिक्कत। कंपेयर करके दोनों आर्टिकल को याद करना है पहले कि कार्यपालिका किस आर्टिकल में, विधायिका किस में है, न्यायपालिका किस में है, इधर कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका। तो दिमाग में थोड़ा सा सोच के इसको, रट्टा नहीं लगाना है कि बैठ गए नहीं 78 52 से 78 नहीं, थोड़ा सा सोचेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, थोड़ा सा उसको बौद्धिक लेवल पे सोचेंगे, मतलब कॉपी बंद करके सोचेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती है कि अच्छा सेंट्रल की कार्यपालिका 52 से 78 है, तो कार्यपालिका खत्म होगा तो विधायिका होगा, तो 78 खत्म हुआ है तो 79 आएगा, 79 से लेकर 212, 213 में एक राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, विधायिका खत्म होगा तो आएगा न्यायपालिका, तो 214 से न्यायपालिका खत्म कर लेंगे। और कहाँ पे खत्म हुआ, सॉरी 148, और फिर 148 से एक नया पद कैग के बारे में 148 से 151, तो 151 यहाँ तक क्या हो जाएगा फिनिश। बात समझ में आया, बोलो ना जिसनो। तो इस तरह से ये सारे मतलब आर्टिकल्स को दिमाग में रखना है। अब आपका शुरू होगा यहाँ से, यानी केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति से चैप्टर आपका शुरू होगा। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, फिर संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, ये न्यायपालिका सब एक साथ आएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट में, ये सब एक साथ आएगा। तो यहाँ तक करने के पश्चात, यानी पार्लियामेंट तक करने के पश्चात फिर यहाँ पे पहुँचेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये विधानमंडल, विधान परिषद, ये सब करने के बाद यहाँ तक फिनिश होगा। उसके बाद से पूरा न्यायपालिका एक साथ लेके सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। सीक्वेंस समझ में आया? तो फिर यहाँ से अब बढ़ते जाना है। पीछे में हम बताएं कि ये क्लास इधर अब्सेंट करेंगे तो लगभग 20 से 25 क्लास इधर पूरा कंप्लीट होने में लगेगा, और जितना आसानी से समझेंगे उतना आसानी से ये समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो राष्ट्रपति में डिस्कस कर दी जाएगी वो आपको हो सकता है कि राज्यपाल में वहाँ बस थोड़े बहुत समझा कर चीज़ें निकाल दिया जाए, क्योंकि दोबारा हूबहू उसी का रिपीटेशन क्लास में नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए इस पर क्लास नहीं अब्सेंट करना है, जब तक यहाँ तक फिनिश नहीं हो जाता है तब तक क्लास में अब्सेंट मारेंगे तो फिर उधर वाला गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मतलब सब काम छोड़ के मतलब क्लास जरूर अटैम्प्ट कर लेना है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगेगा आपका राष्ट्रपति से, आगे हेडिंग डालिए। अगला केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत पहला हेडिंग डालिए राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, किस में भाग कितना में है ये? भाग 5 में कार्यपालिका के अंतर्गत है। 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका है, ठीक है। डैश तक लिखे, पहला पॉइंट लिखिए, डैश देखे पहला, मतलब डैश देकर अनुच्छेद आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 के अनुसार, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। अगला पॉइंट लिखिए, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख अथवा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख अथवा देश का प्रथम नागरिक होगा, देश का प्रथम नागरिक होगा। राज्य का प्रमुख अथवा देश का प्रथम नागरिक होगा। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता
और अखंडता का प्रतीक होता है, क्योंकि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। लिखिए, राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। चलिए पहले इतनी बातों को समझ लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। बोर्ड पे देखो। तो राष्ट्रपति, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 52। कितना भाई? आर्टिकल 52। अनुच्छेद 52 जहाँ से राष्ट्रपति या केंद्रीय कार्यपालिका का टॉपिक स्टार्ट होता है, तो अनुच्छेद 52 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कितना भाई? एक, दो नहीं। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का कितना राष्ट्रपति होगा भाई? एक। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब एक राष्ट्रपति होगा तो इसके साथ और कुछ बातें कही गई। ये राज्य का प्रमुख होगा, और यहाँ पे राज्य कहने का मतलब होता है पूरा देश की बात हो रहा है। बात समझे ना? अब इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत चार चीज़ें शामिल की जाती है। मतलब किसको दुनिया में आधुनिक राज्य का जो कंसेप्ट उभर कर आया, तो किसको राज्य या देश कहा जाता है, इस पर थोड़ा सा बातचीत हुआ। तो चार चीज़ें जिसके पास भी है तो उसको राज्य या देश कहा जाता है। सबसे पहले कि उसका एक अपना टेरिटोरी हो, या उसका कोई अपना एक क्षेत्र हो जहाँ पे एक स्थायी जनसंख्या हो। क्या हो भाई? जनसंख्या हो। बात समझे ना? वो सरकार मतलब वहाँ के लोग संप्रभु हो। क्या हो? संप्रभु हो। और वहाँ पे एक निर्वाचित क्या हो? सरकार। ये चार फीचर किसी क्षेत्र में है तो वो चार फीचर को शामिल करके क्या बनता है भाई? राज्य। तो भारत के अंदर बात करें तो भारत की एक अपनी भौगोलिक सीमा है, भारत की अपनी एक जनसंख्या है, भारत एक संप्रभु कंट्री है, साथ साथ यहाँ पे एक अपनी क्या है? सरकार है। इसलिए भारत भी एक क्या है? राज्य है, जिसको सामान्यतः देश भी कहा जाता है। तो जो राष्ट्रपति होगा वो राज्य का क्या होगा? प्रमुख होगा। और देश का क्या होगा भाई? प्रथम नागरिक होगा। तो 140 करोड़ के पॉपुलेशन में देश का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है भाई? राष्ट्रपति को माना जाता है। महामुहिम है भाई। इनके रहने के लिए 154 कमरों वाला राष्ट्रपति आवास है, राष्ट्रपति भवन है। 154 कमरों में रहते हैं। घूमने के लिए एक मुगल गार्डन है जिसका नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो पहले एक मुगल गार्डन था, बहुत प्रकार के वैरायटी के फूल वगैरह सब लगे हुए थे। सरकार ने बोला कि मुगल गार्डन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको अमृत उद्यान कर दिया कि राष्ट्रपति सुबह उठकर उसमें सैर करेंगे। आप भी कभी दिल्ली जाएंगे तो एक तरफ आपको इंडिया गेट मिलेगा, जस्ट उसी का अपोजिट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे राष्ट्रपति आवास है। ठीक है, रायसीना हिल्स के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, उसी के ऊपर बना हुआ एक विशाल बिल्डिंग आपको मिलेगा। कभी जाइएगा दिल्ली घूमने तो वहाँ पे मिल जाएगा। बात समझे ना? दिल्ली घूमने जाने में कोई विशेष खर्च नहीं है। आप सिवान से रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे, शाम को तो सुबह दिल्ली में सुबह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम नागरिक होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत। दूसरा, एकता और अखंडता का क्या होता है? प्रतीक होता है। तो भारत का राष्ट्रपति देश की एकता और अखंडता, क्योंकि ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन? राष्ट्रपति। इसलिए देश की एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। बात समझे? संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर क्वेश्चन पूछे देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो वो भी कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है या राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति लिखे हैं कि केंद्रीय कार्यपालिका का क्या होता है? अध्यक्ष। कल के क्लास में पढ़े थे कि पूरे विश्व में 2 प्रकार की कार्यपालिका कार्य करती है। एक को बोलते हैं पार्लियामेंट्री और दूसरा को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल। तो कल ही बोले थे कि पार्लियामेंट्री जहाँ पे भी संसदीय कार्यपालिका होता है, वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। वास्तविक शक्तियाँ प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के हाथ में काम करती है। और भारत भी आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। तो भारत का राष्ट्रपति कहने के लिए देश का प्रथम नागरिक है, एकता और अखंडता का प्रतीक है, देश का महामुहिम है, लेकिन नाम मात्र का उसके पास शक्ति है। सारी शक्तियां प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के हाथ में क्या है? नहीं थे। आप सामान्य डेली बेसिस पे देखते हैं कि सारा काम भारत सरकार का कौन करता है भाई? प्राइम मिनिस्टर और सारे उनके मंत्रिपरिषद के लोग करते हैं। बात समझ में आया?
तो ये काम इतना सारा विशेषता है राष्ट्रपति के बारे में। अब इतना सारा विशेषता है तो भाई देख लेते हैं कि भाई राष्ट्रपति कौन बन सकता है, आप भी एलिजिबल है कि नहीं भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, उस पर विचार करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति बनने की योग्यता। राष्ट्रपति बनने की योग्यता, योग्यता या इसी को बोलते हैं अहर्ताएं। अहर्ताएं, ये सारा बात लिखा गया है अनुच्छेद 58 यानी 58 में, अनुच्छेद 58। अब इसमें 4 बातें आपको लिखना है राष्ट्रपति की योग्यता में। कितना भाई? 4। तो पहला लिखिए, पहला भारत का नागरिक हो। क्या हो भाई? भारत का नागरिक हो। पहला भारत का नागरिक हो। बोर्ड पे देखिए, तो किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो योग्यता एक अलग बात होती है और बनने की प्रक्रिया एक अलग बात होती है। बिहार पुलिस का फॉर्म निकलता है तो उस पर लिखा जाता है कि योग्यता 10+2 है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें हो। लेकिन फॉर्म योग्यता होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप बिहार पुलिस बन जाएंगे, बोलो ना, उसके लिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देंगे, पास करेंगे, जो टॉप पे आएगा वो बनेगा। वैसे ही राष्ट्रपति की योग्यता लिखने का ये मतलब नहीं कि जो योग्य है वो सब राष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं। योग्यता ऐसा रखता है, जैसे एग्ज़ाम होता है, अभी इलेक्शन का फॉर्म भरेंगे, इलेक्शन जीत जाते हैं तो राष्ट्रपति बनेंगे, अदरवाइज राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। तो योग्यता की बात हो रहा है, अभी इलेक्शन लड़ने की क्या योग्यता है। तो पहला कंडीशन बनता है कि जो भी व्यक्ति भाई भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा या राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके पास भारत की क्या हो? नागरिकता हो। अब इसमें बाई बर्थ, और मान लो कि बाई बर्थ का मतलब होता है कि वो जन्म से भारतीय हो। तो अमेरिका में है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो जन्म से मतलब अमेरिकन हो, बात समझें। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई विदेशी आया, यहाँ पे कुछ वर्ष रहा, उसको भारत की नागरिकता मिल गई है, तब भी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है भारत का क्या है? नागरिक। अमेरिका में ऐसा प्रावधान नहीं है। अमेरिका में वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो अमेरिका का क्या हो, मतलब वो बाई बर्थ वहाँ का क्या हो? नागरिक हो। कोई दिक्कत? तो पहला कंडीशन तो आप रखते हैं भाई कि भारत के नागरिक आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन आपके पास नहीं है, लिखिए दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पूरी कर चुका हो। इस बात को समझते हैं ना? या इसी को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, न्यूनतम आयु कितना हो? 35 वर्ष। दोनों बातें एक समान है ना भाई। तो जिसका 35 वर्ष से अधिक आयु हो जाएगा वही लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। हम और आप चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारी आयु अभी 35 वर्ष से ऊपर नहीं है। तो इंतजार करना पड़ेगा अभी 2, 4, 5, 10 साल, तब राष्ट्रपति का चुनाव आप लड़ सकते हैं। कोई दिक्कत? तो तीसरा कंडीशन लिख लीजिए। तीसरा, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। निर्वाचित होने योग्य हो। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। बोर्ड पे देखो, अब इसका ये मतलब नहीं लिखवा समझ लेना है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, नहीं। लोकसभा के सदस्य के लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सारा क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या हो? उपस्थित हो। लोकसभा का सदस्य हो नहीं, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए क्या हो? एलिजिबल हो। बात तो बुझा रहा है ना? तो राष्ट्रपति लड़ने के लिए आपको लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए उसको भी फुलफिल करना है बस। राष्ट्रपति मतलब बनने के लिए लोकसभा का मेंबर होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। एक चौथा बात लिख लीजिए, लाभ के पद पर न हो। 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 बोर्ड पर देखिए, अब लाभ का पद किसे कहा जाता है? भारत के संविधान में काफ़ी मतलब चर्चा में रहने वाला ये बात है कि लाभ का पद। लाभ का पद का मतलब होता है कि देखो बोर्ड पे, किसी भी आप सरकारी सेवा में हैं तो माना जाएगा आप लाभ के पद पे हैं। अगर आपका प्राइवेट सर्विस है, करोड़ों का इनकम है,
तब भी आपको नहीं माना जाएगा कि आप लाभ के पद पे हैं। तो जब भी आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको सरकारी सर्विसेज को क्या कर देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। आपका प्राइवेट कितना का भी बिजनेस हो, लाभ का पद नहीं माना जाएगा, बात समझे। लेकिन आप कोई भी प्राइवेट से कितना भी पैसा कमाए वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लेकिन किसी भी सरकारी सेवा में, चाहे ग्रुप डी में ही क्यों ना हो, आप कोई भी चुनाव भारत में नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि भारत के लगभग सभी चुनाव सिस्टम में लाभ के पद को इंक्लूड किया गया है, मतलब उस पद पे जो व्यक्ति रहेगा वो चुनाव नहीं लड़ सकते। मुकेश अंबानी को चुनाव लड़ना होगा तो कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट हैं, उनके लाभ के पद नहीं माना जाएगा। लेकिन किसी ग्रुप डी के कर्मचारी को मुखिया का भी चुनाव लड़ना पड़ेगा तो उसको ग्रुप डी का नौकरी छोड़ना पड़ेगा, तब वो चुनाव लड़ सकता है, बात समझे। तो इसका मतलब होता है लाभ का पद, कोई दिक्कत पड़ता नहीं। लेकिन अब इसके कुछ अपवाद लिखे गए। मान लो कि पहले से कोई ऑलरेडी राष्ट्रपति है, कोई दिक्कत पड़ता नहीं। पहले से कोई ऑलरेडी प्रधानमंत्री है, पहले से ऑलरेडी कोई मंत्री के पद पे है, पहले से ऑलरेडी कोई उपराष्ट्रपति के पद पे है, उपराष्ट्रपति, पहले से ऑलरेडी कोई राज्यपाल के पद पे है, पहले से कोई सीएम के पद पे है, या राज्य में कोई मंत्री है, बात समझे ना। तो इन सभी के साथ अपवाद में लिखा गया है कि ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, मतलब ये सारे पद लाभ के पद नहीं है। संविधान में इस बात को लिख दिया गया है। चौथा कंडीशन क्या बोलता है कि लाभ के पद पर नहीं हो। अब ये माने ही नहीं जाएंगे तो ये लाभ के पद पे हैं, नहीं माने। तो अगर कोई प्रीवियस राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे, मान लो कि ये राष्ट्रपति के पद पे आगे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, आराम से ये चुनाव लड़ सकता है। कोई उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति का चुनाव अपने पद पे रहते हुए लड़ सकता है। कोई प्राइम मिनिस्टर है, अपने पद पे रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव। कोई मंत्री है, अपने पद पे भी रहेगा, राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ लेगा। जैसे जीत जाएगा इधर छोड़ देगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। कोई राज्यपाल है, जैसे ही चुनाव, ये अपने पद पे रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जीत जाएगा तो राष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं जीतेगा तो राज्यपाल तो है नहीं, बात समझे। कोई चीफ मिनिस्टर है, ये भी अपने पद पे रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाएगा, जीत जाएगा तो ठीक, नहीं तो चीफ मिनिस्टर तो है नहीं, बात समझे ना। तीन सारे पद को लाभ का पद नहीं माना गया है, इसलिए आराम से चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो लिखिए इस बात को, नोट करके लिखिए। नोट, एक वर्तमान राष्ट्रपति, नोट करके लिखिए, एक वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान मतलब जो सिटिंग में है अभी, एक वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, ये ठीक चल रहा है ना जी। एक वर्तमान राष्ट्रपति, कम्मा उपराष्ट्रपति, 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 कम्मा किसी राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल, और केंद्र अथवा राज्य में मंत्री, और केंद्र अथवा राज्य में मंत्री, केंद्र अथवा राज्य में मंत्री लाभ के पद पर नहीं मान, केंद्र अथवा राज्य में मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, इसलिए यह राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के योग्य हैं, इसलिए यह राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के योग्य हैं, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के योग्य हैं, योग्य हैं। योग्य हैं। बोर्ड पे लिखिए, इतना बात समझ में आ गया। नीचे लिखिए, अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, चुनाव के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। लिखे हैं बोर्ड पे, 50 अनुमोदक होने चाहिए, पूर्ण विराम, अनुमोदक होने चाहिए, पूर्ण विराम।
प्रत्येक उम्मीदवार 15,000 रुपया, प्रत्येक उम्मीदवार 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया भारतीय रिजर्व बैंक में, आरबीआई में 15,000 रुपया आरबीआई में, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई में जमा करता है, आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जमा करता है, आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जमा करता है, जमानत राशि के रूप में जमा करता है, जमा करता है पूर्ण विराम। यदि उम्मीदवार यदि उम्मीदवार यदि उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का, यदि उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का, कुल डाले गए वैध मतों का, कुल डाले गए वैध मतों का, कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो, कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 या 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। पुण्य विराम। बोर्ड पर देखिए, दो बातें समझना है, प्रस्तावक, अनुमोदक, जमानत राशि, वैध मत 15,000 रुपया, आरबीआई, इतना बात समझना है। बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले समझते हैं प्रस्तावक और अनुमोदक। बोर्ड पर देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, अभी आगे समझेंगे, वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से एक विशेष प्रक्रिया अपनाया जाता है जिसको बोला जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। नाम सुन के घबराइए मत, आगे उसके बारे में डिटेल आएगा। अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ये पूरा चुनाव होता है। चुनाव की जो वोटिंग की प्रक्रिया होता है वो काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हम लोग जो प्रत्यक्ष में जाते हैं और एक बटन दबाकर चले जाते हैं, एकदम इजी प्रोसीजर है। देखो बाहर को, यहाँ इजी प्रोसीजर है, एक पूरा आपका ईवीएम है और ईवीएम में जिसको वोट देना है उसको क्लिक करके चले आए। लेकिन जहाँ पे अप्रत्यक्ष होता है ना, तो एक लिस्ट आपको मिलता है, उस लिस्ट में सबका नाम लिखकर आता है, फिर प्रेफरेंस तय किया जाता है। प्रेफरेंस के हिसाब से उसमें सारे अपना 1 2 3 भरना पड़ता है। आगे अभी उसके बारे में बताएंगे, नेक्स्ट आगे के क्लास में वो सब आएगा। पहली तो ये वोट डालने में इतना कन्फ्यूजन है। दूसरा, वोट की जब काउंटिंग होती है ना, तो काउंटिंग भी काफ़ी मतलब वो डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है, काउंटिंग करना भी। पहले प्रथम चक्र की गणना होती है, फिर द्वितीय चक्र की गणना होती है, ऐसे करके वोट की काउंटिंग भी होती है। और उम्मीदवारों की संख्या अगर ज़्यादा हो तो मतलब फैसला आना और पेचीदा काम हो जाता है। बात समझे? इसलिए सरकार ने और यह संविधान बनाने में मतलब ये दिमाग लाया कि ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी खड़ा हो जाए, कि गांव में ऐसे सिर्फ फ्री लोग आप देख देते हैं कि मुखिया का चुनाव होगा तो आराम से मुखिया में खड़ा हो जाएगा। कितना पैसा देख, 2,000 रुपया लगता है और कुछ विशेष नहीं लगता है। जीते या हारे अगले कई दिनों तक वो मुखिया जी ही कहलाएगा। बोलो ना जी, उसमें बस चुनाव में खड़ा हो गया तो मुखिया जी कहा है। वैसे ही कोई वो सांसदी में खड़ा हो गया तो जब भी उसके दो चला चपटी तब सांसद जी आइए इधर चलिए उधर चलिए, जीते या ना जीते भौकाली रहेगा। बोलो ना जी इसमें। तो वैसे ही सिर्फ फिर लोग राष्ट्रपति का भी चुनाव, एक आदमी तो बोला जाता है 8-9 बार कुछ मतलब वो नामांकन के लिए दाखिल किया था कि कम से कम ये तो कहेगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। अगले गए चुनाव नहीं लड़े, सबसे देश का महामुहिम, देश के प्रथम नागरिक वाला चुनाव लड़े। तो उस तरह से लोगों की संख्या न बढ़ जाए, इसलिए बोला कि भाई जिसको भी चुनाव लड़ना है उसके पास होना चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अब ये प्रस्तावक अनुमोदक कौन होंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करने वाले जो लोग होते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक लोकसभा के मेंबर वोटिंग करते हैं, एक राज्यसभा का मेंबर वोटिंग करते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा की वोटिंग करते हैं। बात समझे? यानी लोकसभा में लगभग है 543 लोग और राज्यसभा में लगभग है 245 लोग। बात समझे ना? और स्टेट असेंबली में कुल मिलाकर 4,000 के आसपास लगभग है। एग्जैक्ट डाटा भी आगे हम आपको देंगे। तो इतने सारे लोग राष्ट्रपति के में वोट करते हैं, यानी कुल मिलाकर बात करें तो मान लीजिए कि 47-48 लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। अब इन 4700 लोगों में से ही 50 लोग ऐसे होने चाहिए
जो मान लो कि एक को चुनाव लड़ना है तो एक के नाम के क्या करे, प्रस्ताव लाएं कि हम फला व्यक्ति को चुनाव में मतलब प्रस्तावित करते हैं कि ये व्यक्ति क्या करे, चुनाव लड़े। मामला पेचीदा हो रहा है थोड़ा। जो भी लोग राष्ट्रपति के वोटिंग करने वाले हैं ना, इसी में से 50 लोग आपके नाम के प्रस्ताव लाने चाहिए कि हम इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, हम इनके समर्थन में, हम इनके प्रस्तावक हैं, कोई दिक्कत परेशानी। और फिर दूसरे 50 लोग उसी को वेरीफाई, अनुमोदित करें कि अच्छा हम भी 50 लोग चाहते हैं कि मतलब अनुमोदन करते हैं कि फला व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर क्या लड़े, चुनाव लड़े। तो कम से कम आपको राष्ट्रपति बनने के लिए 400 लोगों की आवश्यकता होगी। 100 लोग कौन, ना कोई गांव पड़ोसी के नहीं, या तो लोकसभा का होना चाहिए, या तो राज्यसभा का होना चाहिए, या किसी स्टेट के असेंबली से होना चाहिए, चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, केरला से हो, कहीं से हो, स्टेट के असेंबली से होना चाहिए। बात समझ में है। अगला, अगर एक ही व्यक्ति, अगर मान लो कि कोई एक्स है, ये ए के लिए प्रस्तावक बन गया तो बी मतलब अनुमोदक नहीं बन सकता है, या फिर कोई अनुमोदक बन गया तो प्रस्तावक नहीं बन सकता है। अगर इसने ए को दे दिया है प्रस्तावक तो ये बी को न तो प्रस्तावक, और किसी भी व्यक्ति को न तो प्रस्तावक बनेगा न तो अनुमोदक बनेगा। एक व्यक्ति किसी एक का या तो प्रस्तावक बन सकता है या फिर किसी एक का क्या बन सकता है, अनुमोदक। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 100 लोगों का और समर्थन आपके पास होगा, तब भी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। पहले ये 10-10 था, फिर बढ़ाकर 20-20 किया गया, तब भी लोग कुछ सिरफिरे लोग नहीं माने, तो फिर इसको बढ़ाकर कितना किया गया, 50। अभी राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें कई मतलब लोगों ने निर्वाचन दाखिल किया था, लेकिन लास्ट में 2 बचे, क्योंकि बाकी लोगों ने 50-50 के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया था। बात समझे ना, तो उनका निर्वाचन रद्द घोषित कर दिया गया। बोलो ना जैसे। तो प्रस्तावक, अनुमोदक, आगे वोटिंग करने वाले वो कौन से लोग समझेंगे तो और थोड़ा सा क्लियरेंस इस पर मिल जाएगा। नेक्स्ट समझिए 1/6 और 15,000 का क्या लोचा है, वोट पे समझिए। वोट डालने जाते हैं आप, तो कहीं भी बूथ पे वोट डालने जाते हैं तो एक इसमें काउंट होता है वैध मत, वैध मत, एक होता है अवैध, अवैध मत। दोनों में क्या फ़र्क है। मान लीजिए कि किसी बूथ पर वोट पड़ा, 1000 वोट पड़ा, तो देखो अब आपको ईवीएम दिया गया है, आप अगर वोट करने तो इसे ईवीएम आपको मिलेगा, जहाँ पे ये मान लीजिए सब प्रत्याशी हैं, एक तरफ प्रत्याशी है, फिर इनका चुनाव चिन्ह है, फिर बटन दिया हुआ है। आपका काम है कि आप जाएं और जिसको भी बटन मतलब वोट देना है, एक बटन दबाकर चले जाएँ। आप निकले ओवर स्मार्ट, बोले कि हम एक ही साथ 2 आदमी को वोट देंगे। अंदर तो कोई देखने वाला है नहीं, सब कर्मचारी बाहर बैठे रहते हैं, आप अकेले जाते हैं कि आप वोट करने के लिए स्वतंत्र है, जिसको मर्जी उसको दीजिए। गए और धक्का धक्के कोई इसको भी दबा दिए और इसको भी दबा दिए। बात समझे। वो आकर अपने पड़ोसी को बताया कि हम तो 2 वोट देकर आए हैं, तुम भी जाना तो 2 को दबा देना। तो भी जाएगा तो 2 को दबा के आएगा। वो आएगा तो अपने दूसरे को बताएगा हम गए थे ना तो 2 को दिए, तो कोई जाएगा तो 3 को दबाएगा। वो आएगा उसको बताया, बोला कि देखो भाई हम 3 को दबाए, तो बोला ठीक हम जाएंगे तो बीच में दबाएंगे, दोनों में आधा आधा चल जाए। तो ये नमूना और ओवर एक्टिंग कर दिया, बीच में दबाया कि आधा बीजेपी को चल जाए और आधा कांग्रेस को चल जाएगी, कोई नाखुश ना हो। तो इस प्रकार के जितने वोट पड़े ना वो सब अवैध हो गए, इसका कोई मतलब नहीं बनता, वो काउंटिंग में शामिल ही नहीं होंगे। तो इसको क्या हो गया, अवैध। और बाकी जो एक्चुअल बटन पे दबाया हुआ है वो सब क्या होंगे, वैध। तो इसी में से मान लीजिए कि 50 लोग ऐसे नमूने थे जो ऐसे गड़बड़ वोटिंग करके चले आए, तो ये हो गया अवैध। तो वैध मत कितना हो जाएगा, 950। इसी 950 पे अब देखा जाएगा कि कोई व्यक्ति जीत रहा है या हार रहा है इसी वोट। तो आप लिखे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लगता है तो आरबीआई के खाते में उसको जमा करना पड़ता है, कितना भाई, 15,000। और जितना वोट डाला गया है उसका 6% नहीं, 1/6। और ये सभी जगह पे है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी जगह पे 1/6 ही है। अगर 1/6, अच्छा 6% और 1/6 में फ़र्क है भाई। मान लो कि 100 ही वोट पड़ा तो इसका 6% मात्र 6 होगा, लेकिन 1/6 कितना होगा, 16 लगभग। बात बुझा रहा है ना। तो इसको 1/6 दिमाग में रखना है, 6% नहीं। तो 1/6 वोट को अगर आपको नहीं मिला है तो ये 15,000 रुपया जो आपने खुशी से दिया था वो आरबीआई जब्त कर लेगा और सरकार के खाते में भेज देगा निर्वाचन आयोग को कि जितना इनका खर्च लगा 15,000 से काम चलाइए, हालांकि 15,000 से कुछ होगा भी नहीं। ये पेनाल्टी के तौर पे लगाया गया है कि कुछ सिर्फ फिर अगर चुनाव लड़ जाते हैं तो चुनाव आयोग का इतना पैसा खर्च हुआ उसको क्या किया जाए, रिकवर। लेकिन 15,000 से क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। फिर भी ये 15,000 रुपया राशि लगती है। आप अभी मुखिया का भी चुनाव लड़ेंगे तब भी आपकी जमानत राशि कुछ ली जाती है, और 1/6 वोट आपको प्राप्त नहीं हुआ तो आपकी राशि जब्त कर ली जाएगी। अगर मिल गया तो 15,000 वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
यानी जमा कर दिया जाएगा, ये आपको कैश में दिला जाएगा। बोलो ना जी नो। तो 15,000 का लोचा समझ में आया। तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 4 बात तो पहले चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा में निर्वाचित होने योग्य हो, लोकसभा का सांसद हो ऐसा जरूरी नहीं है, निर्वाचित होने योग्य हो। चौथा है कि लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद किसको बोलते हैं? जितनी सारी सरकारी सर्विसेज है सब लाभ के पद हैं। वर्तमान का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, एक सभी लाभ के पद पे काउंट नहीं होंगे, अतः ये लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद से समझे कि और क्या चाहिए, तो इसके 4 बातों के अतिरिक्त 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 15,000 रुपया जमा। इतने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल, हेलो बात करना मना है, इतने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो धूमधाम से आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या है, एलिजिबल है। अगर नहीं फुलफिल करते हैं तो आप राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट। अच्छा, अभी नेक्स्ट टॉपिक अब थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में उसको समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उस पर स्लाइड वगैरह पहले से आपको थोड़ा सा बोर्ड की काउंटिंग वगैरह प्रक्रिया है तो पहले से वो थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। तो अगली क्लास आपको सोमवार की आपकी क्लास नहीं है, मतलब आप ही की सिर्फ क्लास बंद है 9 से 11, जो ये है 9 बजे से जो मैथ पढ़ते हैं 10 बजे से, तो सिर्फ यही क्लास सोमवार को बंद है, कुछ विशेष काम है इसीलिए। तो नेक्स्ट आपका क्लास आएगा मंगलवार को यानी ट्यूसडे को, ठीक है। सूचना में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सूचना ये है कि 9 से 11 सिर्फ आपका बैच बंद है, कब? सोमवार को, ठीक है। मंगलवार से फिर आपका क्लास कंटिन्यू हो जाएगा, राष्ट्रपति के बारे में आगे प्रक्रिया जारी रहेगी। कोई दिक्कत परेशानी? सूचना समझ में आ गया? ओके, धन्यवाद, मिलते हैं।